Hello students, and a warm welcome to our online classes, and once again good morning to all of you. Today we have to discuss some question answers that help you to understand the topics, and also you have to be familiar with the question paper. In my previous video I have discussed the outcomes. Now I am going to discuss on the challenges. The question is, explain the major challenges to free and fair elections. First है use of money, यानी पैसे का कैसे यूज करते हैं. Candidate and parties with a lot of money may not be sure of their victory. जिनके पास में पैसा खूब होता है, कैंडिडेट के पास में या पार्टी के पास में, तो कोई श्योर नहीं है कि वो विक्ट्री जीत जाए, इलेक्शन जीत जाए, बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट. लेकिन वो एक फायदा उठा सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट पार्टीज के खिलाफ, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा होगा तो वो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, चीजों में लोगों को लालच देंगे, तो ये कुछ फायदा हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिमिनल एंड पॉलिटिक्स. In some parts of the country, candidates with a criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from the major parties. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि किस तरह से जो पॉलिटिकल होते हैं लीडर्स, वो क्रिमिनल्स का यूज करते हैं, गुंडों का यूज करते हैं. तो यहाँ पर भी बताया गया कि अगर किसी कैंडिडेट का कनेक्शन क्रिमिनल है और वो किसी गुंडे को जानता है तो वो दूसरे लोगों के लिए नुकसान कर सकता है, दूसरों को किडनैप करवा सकता है. ऐसे सीन आपने देखे होंगे पिक्चर्स में, और अपना टिकट श्योर कर सकता है, सिक्योर कर सकता है. तो इसलिए ये भी एक चैलेंज है कि किस तरह से रोका जाए कि क्रिमिनल कनेक्शंस को, यानी कि कैंडिडेट क्रिमिनल है तो उसे इलेक्शंस नहीं लड़ने दिया जाए. तो एक चैलेंज है ये. नेक्स्ट है नेपोटिज्म. नेपोटिज्म मतलब होता है फैमिली. सम फैमिली स्टैंड्स टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज. जैसे कि हम कांग्रेस में देख सकते हैं गांधी फैमिली. गांधी फैमिली से ही बार बार कैंडिडेट खड़े करते हैं और उन्हीं को ही हेड बनाया जाता है. जैसा अभी बहुत बड़ा इशू बन रहा है, ये न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा इशू बन रहा है. आप उसमें देख सकते हैं कि कई बार इसे रिजाइन देना पड़ता है. अभी जैसे राहुल गांधी ने रिजाइन दिया था, फिर सोनिया गांधी को बनाया गया दोबारा, अब सोनिया गांधी भी रिजाइन दे रही है. तो किस तरह से चल रहा है. तो नेपोटिज्म आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एग्जांपल दे दिया आपको न्यूज़पेपर से. लास्ट पॉइंट है हमारा करप्ट पॉलिटिशियंस. मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट आर करप्ट एंड वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन. ज्यादातर कैंडिडेट क्या होते हैं, करप्ट होते हैं, यानी बहुत चालाक होते हैं, कैसे भी तरीके से जीतने की कोशिश करते हैं. तो वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन. और आप देख सकते हैं कि जो हमारे लिए मतलब कि हमारे लिए बहुत ही लिमिटेड चॉइस रहती है. फॉर एग्जांपल अगर हम अभी बीजेपी में देखें तो हमारे लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही नजर आते हैं हर जगह, कि उन्हीं को जिताया जाए, और कोई कैंडिडेट दिखता ही नहीं हमारे को. दूसरा अगर हम देखें कांग्रेस में, तो कांग्रेस में मेन जो है राहुल गांधी दिखते हैं. और जैसे राजस्थान में देखें तो कांग्रेस में सिर्फ आपको अशोक गहलोत जी दिखेंगे, और बीजेपी में दिखेंगे तो हम वसुंधरा राजे जी दिखेंगी. तो ये एक सिर्फ लिमिटेड चॉइस है कि सिर्फ इन्हीं को चांस दिया जाए, बार बार किसी और को भी देना चाहिए. तो एक करप्ट पॉलिटिशियन का पार्ट है. ये भी एक बड़ा चैलेंज है, कैसे से ओवरकम किया जाए. तो ये आपके लिए भी चैलेंज है, आपको भी सोचना है ट्रिक्स. और ये 10th क्लास में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि मतलब किस तरह से आप पॉलिटिकल रिफॉर्म कर सकते हैं. तो ये चैलेंजेस से कैसे ओवरकम होंगे, ये भी एक चैलेंज है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इलेक्शंस. डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी. तो इलेक्शन की डिफाइन मैंने पहले भी बताई थी. एन इलेक्शन इज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑर्डर टू गेट पीपल सपोर्ट. इलेक्शंस आर एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. इलेक्शंस का मैंने आपको बुक्स के अकॉर्डिंग बताया था कि एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चॉइस करते हैं. तो यहाँ पर भी लैंग्वेज थोड़ा सा
घुमा फिरा के हैं, तो आपको थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करनी है और थोड़ा सा आप इधर उधर की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बुकिश लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी है। एंड इलेक्शन इज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है और वो लोगों का सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। इलेक्शंस क्यों जरूरी है, इसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन है, विदाउट द इलेक्शन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैनॉट बी सेट अप। इट हैज बीन राइटली सेड, नो इलेक्शन नो डेमोक्रेसी। विदाउट द इलेक्शन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैनॉट बी सेटअप, यानी बिना इलेक्शन के कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप नहीं हो सकती। और उसके पास में इसलिए ये कहा जाता है कि नो इलेक्शन नो डेमोक्रेसी, एक तरह से ये स्लोगन है। सेकंड है हमारा, थ्रू इलेक्शंस अलोन द पीपल कैन गेट रीड ऑफ देयर क्रूअल एंड अनपॉपुलर गवर्नमेंट एंड इन इट्स प्लेस दे कैन इलेक्ट अ न्यू पॉपुलर गवर्नमेंट। थ्रू द इलेक्शन अलोन, यानी इलेक्शंस के अलावा अकेले, द पीपल कैन रीड ऑफ देयर क्रूअल एंड अनपॉपुलर गवर्नमेंट, कि लोग एक खराब और बिना प्रसिद्ध गवर्नमेंट के से बोर हो जाते हैं। एंड इन इट्स प्लेस दे कैन इलेक्ट अ न्यू पॉपुलर गवर्नमेंट, उसकी जगह वो इलेक्शन के थ्रू नई गवर्नमेंट चॉइस कर सकते हैं। यानी उनके पास में रास्ता होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें कि जब राजा बनता था तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी हमारे पास में कोई चॉइस ही नहीं, उसी फैमिली हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, कोई एक फिक्स नहीं है। अगर एक बार वो बन गया तो हो सकता है तो अगली बार उसको हरा दिया जाए, कोई और बन जाए। तो लोगों के पास में चांस है कि वो किसी नए को आगे लेके आए और कंट्री का भला हो सके। थर्ड पॉइंट है, इट इज थ्रू इलेक्शन अलोन दैट एन इफेक्टिव कंट्रोल कैन बी मेंटेन्ड ऑन द एग्जीक्यूटिव। और इलेक्शन के थ्रू, एग्जीक्यूटिव वर्ड याद होगा मेरे को, मैंने बात बहुत बार रिपीट किया है और मैं बार बार आपको बताता हूँ कि कुछ एलिमेंट्री चीजें हैं, उसे आप ध्यान रखें। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं आप बताइए मुझे, आपको याद होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव में कौन होते हैं, प्रेसिडेंट है ना, और प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये इलेक्शन क्या करता है, उनको कंट्रोल करता है, लीडर्स को एक तरह से कंट्रोल करता है। इलेक्शंस में अगर जैसे किसी ने अपने टाइम पीरियड में अच्छा काम नहीं किया तो वो इलेक्शंस में जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जनता उसे वोट नहीं करेगी कि ये तो अच्छा काम नहीं करता है, तो इसे चांस नहीं मिलना चाहिए। लास्ट पॉइंट है हमारा, ऑल द सिटीजन्स इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट रन द एडमिनिस्ट्रेशन, ओनली देयर रिप्रेजेंटेटिव कैन डू इट फॉर देम। इसमें कह रहे हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में सभी लोग एडमिनिस्ट्रेशन संभाल नहीं सकते, तो इसलिए उनको क्या चाहिए होता है, रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है, उसके थ्रू ही वो काम कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू चूज सच रिप्रेजेंटेटिव द इलेक्शंस आर मस्ट, और इसीलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, इलेक्शंस जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 5 डीमेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। कोई डीमेरिट का मतलब होता है नेगेटिव पॉइंट, इलेक्शन कॉम्पिटिशन के नेगेटिव पॉइंट्स बताइए। फर्स्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज यूज ऑल काइंड्स ऑफ डर्टी एंड अनएथिकल ट्रिक्स लाइक बूथ कैप्चरिंग, यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर एक्सेट्रा। तो पहला पॉइंट है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो बहुत गंदे तरीके अपनाती है, जिससे वो ऐसे तरीके अपनाती है जिससे बूथ कैप्चरिंग हो जाता है, जहाँ पर वोट हो रहा है उसको अपने कंट्रोल में कर लें, पैसा का ही दिखाएं पावर, और गुंडों का पावर दिखाएं, मसल पावर मतलब गुंडों का पावर। द रोल ऑफ अनकाउंटेड मनी इज इलेक्शन हैड बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। इसमें बेतहा पैसा आता है कई बार, आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को फाइनेंस करते हैं एक तरह से, और वो पैसा लगाते हैं ताकि आने वाले टाइम में उन्हें बिजनेस का फायदा मिले, गवर्नमेंट पॉलिसीज में काफी कुछ चेंजेस करके वो पैसा कमा सके। तो इसमें बहुत पैसा होता है, वो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू मस्टर द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड ऑल दिस क्रिएट्स अ डिसयूनिटी इन द सोसाइटी। Even sometime disunity takes ugly form of communal riot. Political parties try to muster the support of the people on the basis of religion. Political parties क्या करती है, सपोर्ट लेने की कोशिश करती है लोगों से, किसके नाम पर, रिलीजियस के नाम पर, कास्ट के नाम पर, और इससे क्या पैदा होता है सोसाइटी के अंदर, डिसयूनिटी, यानी लोग अलग अलग हो जाते हैं। धर्म के नाम पर देख सकते हैं आप, अलग अलग हो जाते हैं, कई बार पार्टीज के नाम पर भी लड़ते हैं लोग, और इवन सम टाइम दिस डिसयूनिटी टेक अगली फॉर्म, और कई बार ये जो डिसयूनिटी होती है एक बहुत ही बुरा
रूप ले लेती है, जैसे कि कम्युनल रिवॉर्ड्स, यानी दंगे फसाद होना चालू हो जाते हैं। कई बार इलेक्शंस में आप देखते हैं लोग भड़क जाते हैं, एक दूसरे पे अटैक करना चालू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, all the political parties do not have equal opportunity to in respect of access to the resources. All the political parties do not have equal opportunity in respect of access to resources. इसमें कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उन्हें बराबर मौके नहीं मिलते, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो बराबर नहीं होते। कोई पार्टी बहुत अमीर होती है, कोई पार्टी बहुत कमजोर होती है। The party in our power is always in an advantageous position than the opposition party. जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनी हुई होती है तो वो हमेशा एडवांटेज में होती है अपोजिशन पार्टी के कंपैरेटिव में। लास्ट पॉइंट है हमारा, प्रेशर टू विन हिंडर इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। इसमें प्रेशर रहता है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को आगे रन करने के लिए जो भी अब देखते हैं कि पोर्टफोलियो बनाती है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो क्या करेंगी साल भर में, 5 साल में, तो इनके ऊपर प्रेशर रहना चाहिए इलेक्शंस के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनालिसिस व्हाई पार्टी इन पावर इज नॉट अलाउड टू यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स इन इलेक्शंस। ये जो हमने लाइन पढ़ी थी कोड ऑफ कंडक्ट में, उसमें बताया था कि गवर्नमेंट अपने जो गवर्नमेंट व्हीकल्स है उनको यूज नहीं कर सकती इलेक्शन के टाइम में। तो उसके लिए पॉइंट बता रखा है इसमें, पार्टी इन पावर इज नॉट अलाउड टू यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स बिकॉज ऑल द कैंडिडेट मस्ट हैव अ फेयर चांस ऑफ कंपटीशन इन द इलेक्शन। ये कह रहे हैं पार्टी जो पावर में है, जिसकी गवर्नमेंट बनी हुई है, वो गवर्नमेंट व्हीकल्स को यूज नहीं कर सकती, क्योंकि वो फेयर चांस मिलना चाहिए सभी कैंडिडेट को। यानी अगर गवर्नमेंट में जो है तो उसकी तो वो तो फ्री में यूज करेगा, लेकिन जो पार्टीज गवर्नमेंट में नहीं है उन्हें तो पैसा लगाना पड़ेगा, इसलिए ये फेयर चांस नहीं होगा। इसमें फेयर चांस क्या हो गया। सेकंड पॉइंट है, इट इज to ensure that every political party and candidate get a fair and equal chance to compete in an election. ये इसलिए किया गया है, जो मैंने पहले बता दिया है, सेम बात है इसमें कि आपको फेयर और इक्वल चांस मिलना चाहिए कंपटीशन के अंदर। थर्ड पॉइंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट अलाउ द पार्टी इन पावर टू यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स। Election Commission of India does not allow the party in power to use government vehicles in the election so that it could not use and misuse of government powers to enhance its chance to win elections. Election Commission ये तय करता है कि गवर्नमेंट अपनी पावर्स को यूज ना करे, यानी अपने गवर्नमेंट व्हीकल्स को यूज ना करे इलेक्शंस के अंदर, जिससे उनका मिस यूज ना हो गवर्नमेंट पावर्स का, और सबको इलेक्शन जीतने का बराबर चांस मिले। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन एडिशन टू द लॉ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन अवर कंट्री हैव एग्रीड टू अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शंस। ये कह रहे हैं कि लॉ बनाया हुआ है इसमें पार्टीज के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट को सभी पार्टीज को फॉलो करना पड़ता है, तो इसलिए गवर्नमेंट कैंडिडेट अपनी गवर्नमेंट चीजों को यूज नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट है हमारा, इफ द रूलिंग पार्टी यूज और मिस यूज गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल इट वुड बी अनफेयर फॉर द अदर पार्टीज और कैंडिडेट। तो कुल मिला के इसमें सारी बातें सेम रिपीट ही हो रही है। मिस यूज करेगी तो क्या होगा, अनफेयर हो जाएगा और पॉलिटिकल पार्टीज को चांसेस ज्यादा मिल जाएगी। एक और क्वेश्चन हमारा एजुकेशन से रिलेटेड मैंने पूछा भी था आपको, डू यू थिंक एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड बी नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट एस्पायरिंग टू फाइट इलेक्शंस, गिव योर व्यूज इन फेवर और अगेंस्ट इट। तो इसमें है, नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट एस्पायरिंग टू फाइट इलेक्शंस। यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट के लिए। फर्स्ट पॉइंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर नॉट रिलेवेंट टू ऑल काइंड ऑफ जॉब। ये कह रहे हैं कि हर टाइप के जॉब्स के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है। सेकंड पॉइंट है, रेलिवेंट क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एन एमएलए और एमपी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड पीपल्स कंसर्न प्रॉब्लम एंड द वे टू सॉल्व देम। तो इसमें सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए एमएलए और एमपीज को, कि उनके पास में एबिलिटी होना चाहिए, एक स्किल होना चाहिए जो दूसरों का अंडरस्टैंड कर सके, लोगों की प्रॉब्लम को समझ सके और उनको सॉल्व करने का रास्ता बता सके। वेदर दे कैन डू सो और नॉट इन एग्जामिन बाय लैक ऑफ एग्जामिनर।
यदि वो कर नहीं पाते हैं ऐसा चीज, बहुत सारे एग्जाम्स के थ्रू एग्जामिनर उनको चेक करते हैं, देयर वोटर्स आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में वोटिंग के थ्रू उनको उनका रिजल्ट देते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, पुटिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम क्वालिफिकेशन डाल दें एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी खिलाफ चले जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी कहती है सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। इट वुड डिप्राइव अ लार्ज परसेंटेज ऑफ अवर पीपल्स टू गेट इलेक्टेड। ये बहुत सारे लोगों को रोक देगा, कि नहीं, क्योंकि जानते हैं आप सभी लोग पढ़ नहीं सकते और कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी तो कोई भी पार्टिसिपेट इसमें कर नहीं पाएगा। लास्ट पॉइंट है, इफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाज मेड कंपलसरी इट वुड मीन डिप्राइविंग अ मेजोरिटी ऑफ कंट्री सिटीजन्स टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। इफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाज मेड कंपलसरी, यदि हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंपलसरी कर देंगे, जरूरी कर देंगे, तो इट वुड मीन डिप्राइव अ मेजोरिटी, और इससे क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और इलेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो गरीब हैं, जो पढ़े लिखे कम हैं, उनके परसेंटेज ज्यादा है, तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अवर इलेक्शन लॉ रेगुलेट कैंपेन। कैंपेन को किस तरह से कंट्रोल करता है। इट इज नेसेसरी टू रेगुलेट कैंपेन टू एंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट गेट अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट अकॉर्डिंग टू अवर इलेक्शन लॉ। नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। तो ये कह रहे हैं कि जो हमने लॉ बना रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पार्टीज को कंट्रोल किया जाता है ताकि सभी कैंडिडेट को बराबर चांस मिले। जैसा पहला लिखा हुआ है कि ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, यानी आप किसी को रिश्वत नहीं दे सकते और वोटर्स को डरा नहीं सकते, ये हमने पढ़ा था। अपील टू दैम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजियस, ऐसा नहीं कर सकते। कास्ट और रिलीजियस के नाम पर आप उनको अपील नहीं कर सकते वोट के लिए कि आप मेरी जाति के हैं, मेरी धर्म के हैं, तो मेरे को वोट दीजिए, तो ये गलत है। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्टेड कैंपेन। कैंपेन के लिए, इलेक्टोरल कैंपेन के लिए गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते। स्पेंड मोर देन 25 lakhs इन अ कंस्टिट्यूएंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और 10 lakhs इन अ कंस्टिट्यूएंसी इन अ असेंबली इलेक्शन। तो ये पैसे का भी लिमिटेड कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फर्स्ट पॉइंट है अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल। ये पार्टीज को इलेक्शन सिंबल्स देता है। सेकंड काम इसका होता है कि ये इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करता है, जिसमें एज वाइज, नेम वाइज और सेक्स वाइज, यानी मेल फीमेल सबके अकॉर्डिंग को एडजस्ट किया जाता है। डिटरमाइन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज को डिसाइड करता है कि कौन कौन सी कंस्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन किया जाएगा। फिक्सिंग द इलेक्शन डेट फिक्स करता है कि इस तारीख को इलेक्शन होगा। सिक्योरिटी नॉमिनल पेपर्स, यानी आप जब भरते हैं कैंडिडेट अपना फॉर्म तो उसमें सिक्योरिटी भी भरते हैं और अपने डिटेल्स देते हैं। लास्ट है हमारा check under and interference of the party in power. Important duty of the election commission is to see that the party is in power does not know we take an advantage over the other party. यानी एक important part होता है कि ये ध्यान रखें कि कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना हो उसके बीच में। So students, I am going to wind up my this video. I hope you all are like this video and are get benefit from this videos. And you have to do your study properly and use your time preciously. And first you have to learn time management. So God bless you and bye.